खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं जनाब आरफ हमीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक। नाज़रीन, आज ज़ाहिर है 28 मई है और हर कोई जो है वो एटमी धमाकों का क्रेडिट ले रहा है। आज हम इस स्टोरी को छानबीन करेंगे और बल्कि हम इसके सबूत के साथ कि किस शख्सियत के कहने पर ये धमाके हुए थे, आज उसका क्रेडिट कौन ले रहा है, क्या क्या सूरत अहवाल थी और उसमें उस वक्त के जो वज़ीर खारजा थे हम उनका शॉट भी सुनवाएंगे आपको। मियां नवाज शरीफ साहब PM थे और उनके जो वज़ीर खारजा थे वो गौहर अयूब थे, उनका क्या कहना था और डॉक्टर कदीर खान साहब का क्या कहना था, इस पर बात करेंगे। साथ साथ जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ दोबारा से इल्ज़ामात को दोहरा दिया है हमारे जो हैं एहतसाब को देख रहे हैं किबला शहजाद अकबर साहब। तो क्या जो जहांगीर तरीन साहब हैं ये अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे नून लीग के साथ मिलकर, या चौधरी जो हैं पंजाब के चौधरियों के साथ मिलकर ये कोई अपनी ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे? आर दे फ्री एजेंट, ये कर सकेंगे? इस पे अपने हम माहिरीन से बात पूछेंगे। और सबसे बड़ी स्टोरी, शायद इस सदी की सबसे बड़ी स्टोरी है ये, और जो हमारे साथ रहेगी, कोरोना वायरस के बायस सुकड़ती हुई मैशतें, बढ़ती हुई बेरोज़गारी। कोई मैशत दुनिया की ऐसी नहीं है जो सुकड़ ना रही हो। क्या है जो इन प्लेस हैं इंतज़ामात उस आने वाले दिनों के लिए, अगर ये बेरोज़गारी का तूफ़ान हमें अभी अमेरिका और हर जगह नज़र आ रहा है, हर जगह मैशतें सुकड़ रही हैं। और एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी, एक बरतानवी जो प्लेयर हैं उन्होंने बताया कि पिछले वर्ल्ड कप में भारत जानबूझ के हारा था इंग्लैंड से पाकिस्तान को मुकाबले से बाहर रखने के लिए, क्योंकि वो समझता था कि वो फाइनल में न्यूजीलैंड से जीत जाएगा, मगर न्यूजीलैंड ने उन्हें धो कर रख दिया। मगर क्या इन इल्ज़ामात, ये उनकी किताब आई है, क्या इन इल्ज़ामात के बाद ICC भारतीय प्लेयर्स पर भी पाबंदी लगाएगी? क्योंकि हमारे प्लेयर पर तो हर कोई पाबंदी लगा लेता है। बड़ी साहब, नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी एटमी धमाके हमने किए थे। अब पहले आपको 60 सुनवाऊं या पहले आपका टेक लूं? आप क्या समझते हैं इनकी मर्जी से हुआ थे? टैलबर्ट की बुक में वो लिखता है कि मियाँ साहब कह रहे थे कि उन्होंने इतराफ़ किया कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे ये करना पड़ा, बामरे मजबूरी किया उन्होंने। ये कह रहे हैं वो। देखिए काजी साहब, एक कड़वा सच है, एटम बम और भारत के साथ मुज़ाकरात कोई सियासी हुकूमत नहीं कर सकती, ना करना चाहिए। एटम बम के पीछे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्रेडिट दिया जाए तो बेहतर है। मियां नवाज शरीफ साहब ना कभी धमाकों के हक में थे, ना उन्होंने धमाका अपनी मर्जी से किया। इसके अलावा 3-4 लोगों से मेरी तफसीली इस इशू पे बात हुई है। ये सच है कि उनसे ऐलान करवाया गया कि हम धमाका करने लगे हैं, वो नहीं करना चाहते थे। कड़वा सच है, इसे हिस्ट्री माने ना माने, इसका क्रेडिट आप भट्टो को दिए बगैर नहीं रह सकते। और हमारे साइंसदान, हमारी पाक फौज, ये 65 और 71 के बाद जैसे जैसे मामला चलते रहे तो फैसला एक था कि पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए एटम बम का बनाना ज़रूरी है। इस पर बहुत देर से काम हो रहा था, तो मैं समझता हूँ इसका असल क्रेडिट हमारे साइंसदान और पाक फौज को जाता है, जिस पर उन्होंने इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, जो मेरा ख्याल है हमारे ज़िम्मेदार लोग आईनी ओहदों पर होते हैं, कुछ सीक्रेट चीज़ें वो आउट नहीं कर सकते। अमेरिका की कहा यह जा रहा है कि अहम तरीन कि नवाज शरीफ तो एग्रीमेंट कर चुके थे कि हम नहीं करेंगे, लेकिन हालात ऐसी तरफ आए। लेकिन आज जो तकरीरें हुई और जो इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की, मलिक साहब, और ये आज उन्होंने उसका क्रेडिट लिया और बड़े टॉल क्लेम्स किए, हमने ये किया था। मगर उस वक्त के जो उनके अपने वजीर खारजा थे उन्होंने ऑन कैमरा ये कहा कि जब मैं उनके पास गया, उनको मिलने गया, तो वो बिल्कुल कह रहे थे कि नहीं, धमाके तो नहीं करने हमने। और जरा सुनवाएं, पहले सुन लेते हैं, बातें वाज़ेह हो जाएंगी, क्योंकि तारीख का रिकॉर्ड दुरुस्त रहना चाहिए। सुनाइए जी। 20 मई को डॉक्टर AQ खान ने खत लिखा नवाज शरीफ को कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और मेरे इंजीनियर्स भी इस्तीफा दे देंगे। और 28 सुबह को जब रात को ये था अंदेशा के हमारे शगाई के ऊपर हिंदुस्तान शायद हमला करे, तो 28 सुबह मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस गया और उस वक्त वो बात कर रहे थे क्लिंटन साहब के साथ। शहबाज शरीफ साहब मेरे पास आए ड्राइंग रूम में और कहा कि प्राइम मिनिस्टर अभी आते हैं, वो क्लिंटन से बात कर रहे हैं, और अगर उन्होंने हमें अच्छा पैकेज दिया तो हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तो मैंने कहा जी वो तो हमने डिवाइसेस डाल दिए हैं, उसको निकाल नहीं सकते। तो ये क्रेडिट जो है ये हमारी आवाम को जाता है, डॉक्टर AQ खान को जाता है।
जी मलक साहब, अच्छा पैकेज मिल जाए तो हम नहीं देंगे, चले उनका अपना राय थी, मगर आज ये वोल्टा फेस क्यों कर रहे हैं? आपका तो फिर इसमें कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था। देखें काजी साहब, एक चीज़ को देखने के मुख्तलिफ एंगल होते हैं। मैं भट्टी साहब के एंगल से बिल्कुल एग्री करता हूँ। पाकिस्तान का दिफा बना, पाकिस्तान की उससे ताकत बनी, और इंडिया जैसे आपके सामने जो सूरत हाल है उस पर बहस नहीं मैं कर रहा, मगर नवाज शरीफ की सोच उसका राइट है, वो एक प्राइम मिनिस्टर है। अगर वो ये सोचता है, यार आप झूठ ना बोले ना, नहीं झूठ, राइट तो उनका है वो, मगर नवाज शरीफ का खुद आपने कहना कि मैंने मजबूरी में फैसला किया है, तो फैसला नहीं, तो आज जो प्राइम तकरीरें हुई हैं, आज जो तकरीरें हुई हैं उसमें तो उन्होंने नहीं कहा कि हमने मीडिया कंजप्शन है, वो मैं समझना शर्मनाक है। हमें सच बोलना चाहिए, और जब तक हम सियासत में सच नहीं लाएंगे हमारा यही हाल होगा। मैं आपको उसको रीज़न बता दूं, नवाज शरीफ को एक ऑप्शन ये मिल रही थी कि $5 बिलियन की ऑफर लगाई थी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कि $5 अरब ले लो, सुकून से अपनी हुकूमत करो, पाकिस्तान में डॉलर कंट्रोल। लेकिन यार एक मिनट भट्टी साहब, एक मिनट, आपके हमसाये में एक मुल्क जो है वो न्यूक्लियर कर देता है, फोड़ देता है, जो हमेशा हमारी दुश्मनी पे ही सियासत कर रहा है। हमारे पास क्या ऑप्शन था? ये हमने एटमी धमाके किस सन में किए थे? मेरी यादाश्त को अच्छी नहीं रही, 98 में, 97 ये एटम बम क्या 1 मिनट में बन गया? नहीं, ये तो ज़ाहिर है, वो तो फोड़ा हमने उस दिन ना। आप फिर हाँ देखे ना, आपने ये तैयारी कब से शुरू की? इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हमें किस किस ने मदद की, हमसाये ममालिक में से कुछ लोगों ने, इसकी भी एक हिस्ट्री है। उस दिन जिस दिन ये हुए, सवाए एटमी धमाके करने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था। हम ये भी कहते हैं इसको इमरान नवाज शरीफ को भी दे दे, लेकिन अगर वो कहें कि होली सोली इसका क्रेडिट मुझे जाता तो फिर मैं इख्तलाफ राय की गुस्ताखी करूंगा, आपसे भी और उनसे भी। क्या हम कंपल्सिव लायर्स हैं? हम झूठे लोग हैं कि भाई मैं एक स्टैंड लेता हूं, मैं स्टैंड लेता हूं जी कि मैं ये कहूं कि न्यूक्लियर के इन प्रिंसिपल तो दुनिया में कोई सेन आदमी भी हक में नहीं है, लेकिन अमेरिका ने एक ऐसी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी है कि जिस मुल्क के पास बॉम्ब नहीं होगा वो घुस जाएगा। अमेरिका जाए बाढ़ में, अमेरिका कौन होता है? देखिए ना, देखिए नॉर्थ कोरिया में नहीं गया, नॉर्थ कोरिया में हाथ में लाने गया, उसने कहा था मैं तुम्हारे ईस्ट कोस्ट तक पहुंच सकता हूं। काजी साहब नहायत अदब एहतराम से, अमेरिका जाए बाढ़ में वो कौन होता है? डू यू थिंक अगर अल्लाह ना करे हमारे पास बम होता तो आज मकबूजा कश्मीर नहीं, भारत आपके साथ क्या करता? क्या वो आपका हमदर्द था या है? आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर की दोस्ती है सजन जंदाल से अलग रही। मैं आपको वाकया बताऊं, आपका आज जो आजाद कश्मीर है वो महफूज नहीं रहना था, गिलगित बल्तिस्तानी में 2010 में कमाल है यार। कब जब जिन्होंने यहाँ पे ये बिल्डअप हुआ था फौजों का, और उसमें वो पाकिस्तान पर हमला करने की बात कर रहे थे, वहाँ हमला हुआ था, वहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ पे आपके अक़वाम मुत्तहिदा में जो मुस्तकिल मंदूब थे, ये जो हारून अब्दुल्ला हारून, क्या नाम उनका, तो उनसे कहा गया कि जंग की सूरत में क्या आप टैक्टिकल वेपन इस्तेमाल करेंगे? हमें गारंटी दें कि आप नहीं करेंगे। तो इस वहाँ पे कहा, पाकिस्तान ने कहा कि जी हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने का कोई इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, और हम आपकी ये जो सिलिकॉन वैली पर यहाँ है ना इंडिया में, हम इस पर फोड़ देंगे। तो चुनाचे मल्टीनेशनल कंपनी ने इंटरवीन किया और भारत को कहा कि अगर आपने पाकिस्तान पे हमला किया तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर ले जाएंगे। अच्छा मलक साहब, मैं वजह से गुजारिश करता हूँ, 1947 में पाकिस्तान का वजूद आया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक तवील जद्दोजहद के बाद आज़ाद मुल्क मिला। एटम बम जो हमने बनाया पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बनाया कि या पाकिस्तान उसकी हिफाजत के लिए है? नहीं, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बनाया। मैं आपकी एक बात को थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा हूँ। ये क्रेडिट आपने बहुत खूबसूरत बात की, ये जुल्फ़कार अली भुट्टो पाकिस्तानी एटम बम का बाप है। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने हॉलैंड से डॉक्टर कदीर और दोस्त लोगों को वहाँ से लाए, 70s की बात है। और आगे सबसे बड़ी जो हिस्ट्री की बात है, मुल्तान में एक शामियाना लगाया गया, जिस तरह शादी थी उस ज़माने में, मैं 70s की बात कर रहा हूँ। शामियाने के नीचे पाकिस्तान के सारे ये लोग बैठे और इन्होंने फैसला किया एटम बम। मैं बताता हूँ, उससे पहले भी ये सिलसिला शुरू हुआ था। हिस्ट्री ना ख्वाहिशात की मुताज नहीं हुआ। भुट्टो को आप नाम नहीं निकाल सकते, हिस्ट्री ख्वाहिशात की मुताज नहीं हो सकती। मुझे बताएं, जो लोग कहते हैं बम नहीं बनाया, बम का हमने क्या करना है? क्या हमने मोदी के पोते को सालगिरह पे देने लिया? मौलाना फजलुर रहमान के पोते को सालगिरह पे तोहफे देने के लिए रखा? खुदा ना खास्ता भारत मैली आंख पाकिस्तान की तरफ डालता है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, हमारे आज़ाद कश्मीर की तरफ आता है। हम हर मुमकिन पुरअमन मुल्क है,
हम जंग नहीं चाहते, पाकिस्तान ना जंग चाहता, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बम हमने किसी को तोहफे में देने के लिए रखा हुआ है, उसको बहालत है मजबूरी, बहालत है मजबूरी। भट्टी साहब हम तो इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अब ये जो जिन मैं टेक्निकल वेपन्स का नाम ले रहा हूँ ना, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी उनसे एडवांस है और हमारे पास उनसे ज़्यादा है, ये मैं आपको पाकिस्तान के पास 30, इंडिया के पास एवरेज बनती 100 की, पाकिस्तान के पास 130 की एवरेज। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि टेक्निकल जो है वो एक खास एरिया में बिल्कुल इस्तेमाल इसका नहीं होना चाहिए, जंग होनी नहीं चाहिए दुनिया में। और मैं ये फिगर बिल्कुल दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में जो एटमी मुल्क हैं वो कलेक्टिवली $300 मिलियन अ डे और तकरीबन $12,000 एक घंटे में, सॉरी 1 मिनट में, मैंने ये कैलकुलेट किया है, इसमें खर्च होता है, जो कि अवाम के पैसे हैं। मगर ये सिक्योरिटी एनवायरनमेंट पाकिस्तान ने पैदा की है यार, कमाल हमने बात पैदा कर की रहे है। हैं आप। एटम बम की मुझे ये बता रहे हैं, एटम बम तो हमने दुश्मन मुल्कों के लिए रखा है ना। अगर किसी दुश्मन हमने मुल्क कहा है है, भाई हमारी तरफ नहीं, ना आना। 2 मिनट ठहर जाए, हमने Deterrence खुदा है। ना खास्ता उसको शौक से नहीं बनाया, बहालत मजबूरी। पुलिस पे खरबों रुपया लगता है, पुलिस में तो आपस में हम लड़ते हैं, ना लड़ो, पुलिस भी खत्म कर दो। फिर पुलिस को वेपन देने की क्या जरूरत है? स्ट्रेन गन है, ये कलाशन को इस पे तो शक यार नहीं है। एक आपके पाकिस्तान की सलामती का दामन है वो, एक पाक फौज, दूसरी वो खुदारा। अगर ये ना होता, भारत आपको कब का आपके लिए नुकसानदेह कर चुका होता है, जिस तरह अमेरिका और इसराइल उसके पीछे खड़े हैं। मुझे भट्टी साहब एक सवाल मैं और आपसे करना चाहता हूँ, बल्कि मलिक साहब पहले आपसे पूछता हूँ, फ्रेंड से पूछता हूँ। यहाँ पे हम एक ना लिबरल ब्रिगेड देखते हैं आमतौर पर, कोई अमेरिका में बैठ के पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये कह रहा है, वो कह रहा है दुनिया में वाहिद एटम बम अमेरिका ने चलाया था, और दुनिया में अमेरिका ने तमाम स्टेट्स को मजबूर कर दिया कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एटम बम बनाओ। कभी इनकी एक ट्वीट उसके खिलाफ आई है? काजी साहब वो बिल्कुल ठीक है। मैं जो आपका बुनियादी नहीं, पॉइंट मेरी है, बात जवाब मैं देना। मैं ये डबल स्टैंडर्ड है या क्या है? मैं दोनों तरफ, लिबरल हो, सियासतदान हो, पाकिस्तान में अगर सच बोलने का कल्चर नहीं आएगा तो हम घूमते रहेंगे। मैं आपकी बात से आई सल्यूट यू, जो आपने बात की है कि अगर आज का दिन था शहबाज शरीफ आता, मैं ज़्यादा इज्जत उसकी करता अगर वो सच बता देता कि यार हम चाह रहे थे $5 अरब ले लेते, बम ना चलाते, उसके ये फायदे थे। आर्गूमेंट करते, ये जो काम है ना कि बाद में आप हीरो बन जाए, बाद में आप शेर बन मलक साहब, वो ये सही नहीं है। यही लिबरल का भी यही हाल है। आई एग्री विद यू। आपकी टाई बड़ी खूबसूरत है। पाकिस्तान में जो 2 नायाब चीजें हैं ना, एक सच नायाब है और एक इंसाफ नायाब इसीलिए है। ये बात मसाइल में हमें फंसे हैं मान ना। लेनी चाहिए। इसीलिए हम तबाही के दहाने पे आए हैं तो देख कि लेना हमें क्या हो रहा इतनी है। अखलाकी जरूरत नहीं रही, कोई गलती हो गई तो उसका इख्तलाफ कर, इसको तस्लीम कर और लें। भट्टी साहब और सच और इंसाफ नायाब हो गया इस मुल्क में। मैं Exactly. चैलेंज करता हूँ, यही वजह है। मुझे मौजूदा अगर हुक्मरानों को बड़ा शौक है ना मदीने की रियासत, तो मुनाजरा कर अच्छा, मैं लें। एक बात मैं यहाँ पे एक और भी कहूंगा, मैं पॉइंट में कमेंट डिस्कस करने की करूंगा। इजाजत चाह रहा हूँ। एक कमेंट, मुझे अच्छा नहीं लगता ये वजीर खारजा तब बताता ना कि ये नहीं चाह रहे थे, जब आप रिटायर हो जाते हैं ना, ये सच बोलना भी आप ठीक अंडर नहीं ओथ होते हैं, नहीं, अंडर ओथ आप होते हैं तो सारी बाद में दुनिया क्यों में बोलते सारी हैं? दुनिया में ऐसे होते नहीं, हैं। डॉक्टर कदीर तब तो बोले नहीं थे। मेरी बात सुन, अमेरिका के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स 25 साल बाद आते तो हैं। ये तो जब रिटायर होते हैं साथ ही बोल पड़ते हैं। 25 कितने साल हो गए? नहीं, 25 98 में हुआ तो गिन लेना, भाई साहब, हम- 2 या यार 22 मुझे साल हो बता गए। दे फिर, अगर चलो आप नवाज शरीफ को क्रेडिट दे दें, नवाज शरीफ ने कब शुरू किया और कब खत्म किया? नहीं, मैं- क्या 4 दिन में शुरू करके गौहर खत्म कर यूब को लिया? तो तब क्रेडिट दूं ना, वो फौरन कहता मैं रिजाइन करता हूं, मैं तुम्हारा वजीर खारजा नहीं बनता, तुम डरपोक यार, हो ये जाते हो। डिजाइन तो नहीं ना, काम भी नहीं, करना, बम तरह हो भी गया, नहीं। बम फोड़ दिया गया ना। बाद में हीरो बना आप देते हैं। आप देखें, ड्रामे- आप ये गलत कह रहे हैं। आपको पता होगा पिछले दिनों में पाक फौज के एक ब्रिगेडियर को सजाए मौत सुनाई गई। हाँ, कुछ चाहिए ऐसी एक खबरें। जी जी एक मेजर क्या- जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्हें भी सजा सुनाई गई। अब वो आप कहेंगे जी सारी उम्र आपने क्यों नहीं पकड़ा? जब उनके बारे में शवाहिद और हकायक आ गए तो आर्मी चीफ को सलूट करना चाहिए। भाई उन्होंने चाहे अपनी फौज के लोग हैं जो मुल्क के खिलाफ चल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की। देखिए, हर चीज़ का एक वक्त होता है। आप जब ओन ओथ होते हैं तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी एक होती और हैं। बात है ना, गैर ये सवाल इसलिए नहीं बनता क्योंकि अगर ये फैसला हो जाता कि जी एटम बम हमने नहीं फोड़ना और इस्तीफा ना देते आपके इन प्रोटेस्ट जो आपके वजीर खारजा थे उस वक्त, तो फिर तो बात समझ आती है। जब हो ही गया, अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ, एक नया काम और नया सिलसिला शुरू हो रहा है आज की तकरीरों में। ऐसे इकबाल साहब को सुनिए, उन्होंने तोपों का रुख किधर कर दिया है, जरा गौर फरमाइए। आज हर कौमी इदारा इमरान खान की नफरत के एजेंडे की भेंट चढ़ के अवाम की नजर में अपनी कदर खो चुका है। आज अदलिया के हवाले से कौम में क्या जज्बात पाए जाते हैं, मैं वो बयान नहीं करना चाहता।
लो जी, अब अदलिया पे अटैक, क्या दोबारा ये पॉलिसी शुरू होगी है? भट्टी साहब आप बताएं नहीं, मुझे। हर कौमी इदारे से नफरत। अब इन्होंने कहा अदलिया के बारे में नफरत, पहले हर का लफ्ज इस्तेमाल किया, हाँ। हर भी तो फिर सारे आ गए। हर आ गए, फिर ठीक इन्होंने है। जान के कहा अदलिया के बारे में अल्फाज बता नहीं सकता, मतलब नफरत से तशबीह दे रहे हैं। भाई एहसन इकबाल काबिल एहतराम साहब, हमें ना अपनी अदलिया से नफरत है, ना अपने पॉलिटिशियन से नफरत है, ना अपनी आर्मी से, झूठ नफरत से किसी नफरत अदारे है से। और बोलने हमें वालों उससे, हर उससे नफरत है जो इस मुल्क का माल लूटता है, फ्रॉड से, जालसाजी से, धोखाधही से, जिसने लबादा उड़ा हुआ ईमानदारी का, और फ्रॉडिया भी है, जालसाज भी है, झूठा भी है, वादा खिलाफ भी है, अमीन भी नहीं है। हाँ, वो किसी भी इदारे से है, कोई परवाह नहीं किसी की। अच्छा, जो इस मुल्क के नहीं है, हम उसके खिलाफ अपनी राय आवाज बुलंद करते रहेंगे, लेकिन आप ये जहर ना उगले। हाँ, करप्शन है, बहुत ज़्यादा है, आपके दौर में इससे ज़्यादा थी, इस दौर में आपके दौर से ज़्यादा है, ये कड़वा सच है। लेकिन ऑनेस्ट और अच्छे लोग भी हैं जिनकी लोग कदर करते हैं। अच्छा, ये जरा सुनिए, अब एक तरफ तो वो अदलिया को जो उन्होंने कहा है वो आपने सुना है, साथ ही साथ अपना CV दोबारा पेश कर रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा इस पे। मैं देखता हूं कि हमारे सिपा सलार बड़े फिक्रमंद हैं। वो कभी कश्मीर के महाज पे जाते हैं, कभी वो मगरबी सरहदों पे जाते हैं, लेकिन वो क्या करें कि एक ऐसी हुकूमत से पाला पड़ा है कि जो अपना काम भी अब फौज के हवाले करना चाहती है। एक ऐसी हुकूमत हम पे मुसल्लत है जो हमारी फौज को कहती है हमसे मुल्क नहीं चलता, हमारे मुल्क भी तुम हमारा बोझ उठाओ। तो किधर किधर ये फौज जाएगी? ये बहादुर फौज है। तो क्या भट्टी साहब ये मुझे बताएं कि ये जो सारी गवर्नमेंट की नाअहली है, इसकी वजह से कोई सियालकोट के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ठेकों में कोई प्रॉब्लम पैदा, क्या मसला क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं अपने बचपन में चले गया हूँ, आज एहसन इकबाल को सुन। मेरी बात का जवाब नहीं दिया आप। नहीं, मैं वो उससे लिंक करने लगूँ। गुजारिश ये है कि दाता साहब के बाहर ना कुछ लोग मंजन लगा के बेचते थे, वो अच्छे खासे 50-60 बंदे इकट्ठे कर लेते थे। तो कुछ लोगों को बात करने का फन आता है, उनके पास अंदर कुछ नहीं होता। बदकिस्मती ये है कि जंगलों के भी कुछ असूल होते हैं, ये मैं मौजूदा हालात से नहीं कहता। एक शेर बूढ़ा हो जाता है और एक शेर जवान होता है, उनकी आपस में बनती नहीं। बूढ़ा शेर एक दिन कहीं साइड पे जा रहा होता है, कुत्ते उसको घेर लेते हैं, अच्छा, काबू कर लेते हैं, उस पर हमला आवर हो जाते हैं कि ये बूढ़ा है, अब ये हमले के काबिल नहीं रहा, अब हमें जवाब नहीं दे सकेगा। और उन्हें पता, अंदाज़ा ये होता है कि जो जवान शेर है ना, वो इसको बचाने नहीं आएगा। बड़े जल्दी बताना है, मुझे ब्रेक पे जाना है। वो शेर आता है जवान, सारे कुत्तों पे हमला करता है और भगा देता है। कोई उसको पूछता है कि भाई ये बूढ़ा शेर तो आपका मुखालफ था, आपने इसकी जान क्यों बचाई? उसने कहा मुखालफत अपनी जगह रही, लेकिन शेरों की लड़ाई में ये नहीं कि कुत्ते फायदा उठा जाए, तो लिहाजा हम भारत को कोई फायदा नहीं उठाने भारत को हम कोई फायदा हमारे नहीं देना जितने चाहते। मर्जी सवाल ये इख्तलाफात है हों। कि हम आगे आएंगे और फिर आगे देखेंगे जो एक और बयानिया सामने आ रहा है, और वो ये है कि तरीन साहब के हवाले से इल्ज़ामात को शहजाद अकबर साहब ने कल मीडिया में री इन्फोर्स कर दिया है, और उस पर इसका मतलब यह कि हुकूमत का मौक़िफ़ उन्होंने वाज़े कर दिया है। अब इसका क्या कुछ सियासी इम्प्लीकेशंस होंगी? ये क्या इंडिपेंडेंटली कुछ कर सकेंगे गवर्नमेंट गिराने उठाने में, या बस ये इसी तरह एक उज़्व मुअत्तल की तरह रहेंगे? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्ट साहब, अब जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो कल शहजाद अकबर साहब ने कहा है एक टीवी इंटरव्यू में, उसमें तो उन्होंने कहा है जी कि वो मामला तो जाएगा, यानी किसानों को नुकसान पहुंचाने के ज़िम्न में ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कम करते थे, कुछ ज़्यादा करते थे, मगर ऐसा कोई भी नहीं था कि जो कटौती ना करता हो या डंडी ना मारता हो। उनके कहने के पंजाब में कहते हैं चोरी कख दी भी तो चोरी लख लख दी। ठीक है, अगर जिसने की गलत है। एक तो नहायत एहतराम से मुझे शहजाद अकबर साहब की शक्ल इंडियन अदाकार होते थे प्रेम चोपड़ा, उनके साथ बड़ी मुमासलत है बहुत ज़्यादा। ये मेरा ख्याल है इनका फ्यूचर ब्राइट है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये फिल्मों में भी आ सकते हैं, क्योंकि जब हुकूमत ना रही इमरान खान की तो इतनी लाइव कवरेज इन्हें कोई नहीं देगा, फिर इंडिया में इनका फ्यूचर है। आप मुझे बताएं कादी साहब, आप थोड़ा सा क्या आपको सवाल करने का शौक़ है? इलेक्शन से पहले शहजाद अकबर साहब का आपने कभी नाम सुना था? नहीं, मैं तो बाद में आया। 2018-25 इमरान खान साहब की हुकूमत आपने कभी सुना था? नहीं जी नहीं। ये कुछ एक गैंग आया और ये किसी और के बंदे थे। मैं अब भी कह रहा हूं किसी और के बंदे हैं और किसी और के बंदे थे,
ये चंद लोग इमरान खान साहब की हुकूमत जैसे ही गई, कोई अटैची पकड़ेगा, कोई ब्रीफकेस पकड़ेगा, ये आपको पीटीआई में नज़र नहीं आएंगे। जहांगीर तरीन के होते हुए कुछ लोगों की दाल नहीं गल रही थी। नहीं, ये इसके इल्जामात गलत हैं, ये सही किसके? जो उसने इल्जाम लगाया है जहांगीर तरीन साहब पे। ये इल्जामात उन पे नहीं, देखें गुजारिश ये है, मैं कह रहा हूँ चीनी का काम आज भी वैसे हो रहा है जो जैसे 2 महीने पहले हो रहा था, साल पहले हो रहा था, 2 साल पहले हो रहा था। अगर चीनी गलत बढ़िया कीमत रिकवरी कराए, क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए? गंदुम की बात तो इन्होंने आज तक नहीं किसी पे आग प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि गंदुम के सीएम के बयान को क्या कहा गया। काजी साहब, मैंने कहा ना, खुदा रा सिलेक्टेड इंसाफ छोड़ दे, हम किसी के स्पोक्समैन नहीं हैं। मुझे ये बता दें कि इस कमीशन, उससे पहले इंक्वायरी हुई, कमीशन हुई, जिनके खिलाफ हुई, क्या फर्क पड़ा? जहांगीर तरीन साहब को भी सुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वो भी अब लड़ाई की मूड तो नहीं करना चाहिए। जहांगीर तरीन साहब गलती कर रहे हैं। चंद सांपों से मैं बताता हूं, जहांगीर तरीन के पास 4 दिन पहले 16 एमपीए और 4 एमएनए गए। उन्होंने कहा कि हम शहजाद अकबर ने आपको फंसाने के लिए ये स्कीमें की और ये रिपोर्ट ऐसे चेंज हुई है। अब सुन ले, जहांगीर तरीन साहब को भी ट्राई ले ले कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। जहांगीर साहब ने उनको रोक दिया। पता नहीं उनका कौन नालायक एडवाइजर है जहांगीर तरीन का, जो एडवाइजर उनका नालायक नहीं है, पीछे कर रहा है। एडवाइजर उनका नालायक, पहले मैं सुन लेता हूं, एडवाइजर की बात नहीं है। काजी साहब, मेरी हिस्ट्री सुन लेना। जहांगीर साहब के पास 16 एमपीए 4 एमएनए गए। उन्होंने कहा इसको कमीशन को सिर्फ और सिर्फ आपका मीडिया ट्रायल करने के लिए शहजाद अकबर और 4 लोगों के नाम लिए, हमारे पास सबूत है। जहांगीर तरीन साहब के एडवाइजर ने कहा, उन्होंने कहा जी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब कोर्ट में ले जाएं, हद तक इज्जत का दावा कर दें, कहें जी ये साबित करें। वो सुने वो क्या कह रहे हैं कि हमने इनके अंदर सॉफ्टवेयर में से डिलीटेड फाइल्स निकाली हैं। यार मैं उनकी सफाई नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं चीनी का काम जैसे कल चल रहा था आज चल रहा है। शहजाद चल रहा है बिल्कुल। तो फिर रोके ना, रोके, वो तो किनकी जिम्मेदारी है? तो हमने अगर एक गैर आईनी गैर कानूनी काम हो रहा है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं आपसे इल्जाम तराशी लगानी है। मलिक साहब, ये डकैती हो रही है या नहीं हो रही? यार बात बड़ी सिंपल है काजी साहब, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इमरान खान साहब की लीडरशिप पे। फवाद चौधरी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि अगर जहांगीर तरीन का किरदार ना हो तो पीटीए की हुकूमत नहीं बनती। मेरा आप दोनों से एक सवाल है, मेरा सुनने ना, बेंचमार्क है मेरे लिए नहीं है। मैं आपसे सवाल ये कर ही नहीं रहा। मेरा सवाल, मुझे बताएं चीनी में अवाम लुटी है या नहीं लुटी है? अवाम पर डाका लगा है। मगर मेरा सवाल है, जब आपने हुकूमतें बनानी है, जब आपको जहाज की जरूरत है, जब आपने मुकम्मल करना है, जहांगीर तरीन गलत बात है। नहीं, ये गलत बात नहीं है। मतलब जब तक आपने अगर सही रास्ते के लिए सही रास्ता आप नहीं अपनाएंगे, आप मंजिल नहीं ले सकते। मेरा सवाल नहीं, जहांगीर तरीन कहां से आ गया? सुने इमरान खान को जहांगीर तरीन, अच्छा कैसा बताएं, एक आदमी है पैसा लूटता है एक बैंक से, लाके मुझे हिस्सा दे देता है, वो बहुत अच्छा है, वो मेरा प्यारा है, मैं मस्जिद बना लो। जब मुझे हिस्सा ना दे तो वो डाकू है। भट्टी साहब मेरी बात सुन ले। आप इस बात के गवाह हैं कि मैंने इस गवर्नमेंट के आने से पहले कहा था कि इसकी आपकी उम्मीदें गलत हैं। अच्छा, पनामा पे बताएं ना वो क्या कह रहा है, जहांगीर तरीन सुनाए ना। मेरी बात, मैंने आई हैड नो होप्स इन दिस गवर्नमेंट। मैं ये सवाल, मुझे होप इमरान खान गलत है, आप सुनाए ना, सारे बंदे गलत हैं। पनामा पे सवाल ये है कि इन्होंने चोरी की है या नहीं की? किया चोरी। पनामा पे सुनाए, क्या बोल रहे हैं? सुनाए ना जरा। आपने कहा कि पनामा के अंदर जो आपको डिस्क्वालीफाई किया गया वो आपकी सबसे बड़ी सेक्रीफाइस थी पार्टी के लिए, आप इसकी वजाहत करें कैसे? देखिए, मुझे नवाज शरीफ के फैसले को बैलेंस करने के लिए मुझे किया गया था। इसमें बिल्कुल मेरा बनता नहीं था, एक डिक्लेयर्ड एसेट था मेरा, पैसे मेरे सारे मनी ट्रेल मौजूद थी, और सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने खातों में नहीं लिखा, मैंने अपने बच्चों के खातों में लिखा हुआ था, मुझे उन्होंने सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये एक बहुत बड़ी तकलीफदेह बात है। अच्छा, अब इसका मतलब है ये कोर्ट, ये भी कोर्ट पे इल्जाम लगा रही है। नहीं, अच्छा, काजी साहब, एक तो इन्हें कोर्ट पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। इनकी बात जहांगीर तरीन साहब और वक्त कम है, इनके खिलाफ जब साजिश हुई, ये हुई लंदन में, और उस साजिश में पीटीआई के लोग शामिल थे। एक टैक्सी ड्राइवर हायर किया गया,
एक उनका 5 स्टार बहुत बड़ा होटल है, एक वहाँ मीटिंग हुई, एक हिल्टन के 15वें फ्लोर पे मीटिंग हुई और पीटीआई के लोगों ने जहांगीर तरीन के डॉक्यूमेंट जाके दिए कि इसको नहल कराया जाए। ये अपनी और पार्टी के इसकी लोग बात कर रहे हैं। मैंने जहांगीर तरीन साहब को कही, अभी मिलाया फोन, मैंने कहा जी आपके खिलाफ मीटिंग हिल्टन लंदन 15वें फ्लोर पे, और उन बंदों के नाम लिए, जहांगीर तरीन साहब इनकार करें तो इनको तो इनके बट लोगों ने हुआ नहल क्या, करवाया। हुआ क्या सारी दुनिया में, मैं नहीं कह रहा, एटीएम उनको कहती थी, पीटीआई का फाइनेंसर, पीटीआई की जान, पीटीआई की मां, हर चीज यार जहांगीर मलिक तरीन- साहब, हुआ यार क्या? उन दिनों तो हुआ क्या? इमरान खान मलिक साहब साहब, अपना सांस, अपना नाम पूरा यार, जहांगीर साहब की यार, बगैर यार, मर्जी यार, नहीं लेते थे। यार, मेरी बात मैं सुनो। आपको कुछ ओ बता यार, जाऊंगा, और मैं मेरे- बता दूं फिर उसमें और कौन कौन है, हाँ, कौन और कौन? उसमें छोड़ दे यार। अच्छा, मुझे पता है कौन कौन है, मैं बता दूं, मेरी बात सुनो नहीं चलो पता यार, मेरी हाथ जोड़े कौन कौन सी एटीएम शामिल है मेरी बात उसमें, सुनो, मेरी बात। ये कौन बताएं। कौन सा पाकिस्तान का इस वक्त अहम तरीन बंदा उसमें शामिल है यार, जब जहांगीर तरीन के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स दिए गए, मेरी बात, मेरा सवाल और ये- एक सहाफी को खबर लीक करने के लिए कितने पाउंड दिए गए। चल छोड़ ये दे, मान ली बात बात नहीं, लंबी नाम है। आने चाहिए, ये ये बात नहीं। हमें समझते हैं, हम काजी- बच्चे हैं, भट्टी ये साहब जो नहीं। आके हमको आप कहेंगे बताएं, हम मान ये आवाम की जाएंगे। एक यार, रिपोर्टर का काम है, उसे हल्की सी टिप मिल गई है तो वो सोए ना ये जब तक अवाम खबर की पूरी ना अमानत हो। आपने मुझे नहीं बताना, बताएं आप नाम लें। जहांगीर तरीन को नाअहल पीटीआई के 3-4 मेन स्टेक होल्डरों ने कराया, जिनकी आजकल मौजे ही मौजे हैं, 5 उंगलों घी में सर कड़ाई में है, खान और साहब को इस कुछ नहीं बात पता का ये। इल्म जहांगीर तरीन को है। खान साहब को कुछ नहीं पता, आपको किसने कहा? यार गाल मैं तो पूछ रहा हूँ। मलिक साहब, आपको किसने कहा है? खान साहब लाइलम है। मलिक साहब, यार क्या बच्चों वाली बातें हैं। वो बंदा एक दुनिया में नहीं रहा, उसको 3000 पाउंड कौन देता था हर महीने? बात सुने। अब जाने दे, मुझे ना छेड़े यार, मैं पूरे, क्योंकि इन्होंने बट्टी बाद साहब, में बट्टी आपको साहब, नोटिस बट्टी भेज देना है, साहब, मुझे आपने बताएं। नहीं, आप कोई बात ना करें जिसपे नोटिस आए। मुझे कोई सरोकार नहीं है इनकी लव स्टोरी जो है, जो हेड स्टोरी में बदल रही है या नहीं बदल रही, इनकी क्या थी, इनकी जो कुर्बानियां थी, जो लाहौर में हम कहते हैं, नहीं थी या नहीं थी। मैं आवाम की तरफ से पूछ रहा हूं, मेरी जेब कटी है या नहीं कटी? कटी है, ये कटी है। लड़ रहे हैं, कटी है। ये कटी है। लड़ते रहें, कटी है। दोस्ती करनी है, दोस्ती करें। इन्होंने अवाम के पैसे खाए हैं या नहीं खाए? खाए। साफ बात रिस्पेक्टेबल तो ये है। काजी सईद साहब अब भी कट रही है, आज भी, इस वक्त अब भी भी। कट रही है। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस। तो कोरोना वायरस इस मैशत पे क्या अजाब लेके आ रहा है और ये हमारे मुल्क में? कोरोना करप्शन वायरस है, चंद सियासतदान और इसके अलावा सरकारी अफसर चंद। और आखिरी सेगमेंट में हम एक तो ये बात करेंगे कि हमारी मैशत पे इसका क्या असर पड़ सकता है, दुनिया में बहुत बुरा असर आ रहा है, और इसके साथ साथ क्या धोनी और इन लोगों को बैन किया जाएगा। जो एक किताब आ गई इंग्लैंड में छपी, एक बड़े रिस्पेक्टेबल प्लेयर की, जो कहता है कि ये मैच फिक्स करते हैं और ये ऊपर नीचे करते रहे इंडिया, तो इंडिया क्या बिल्कुल एक होली कौ है, इसको हाथ नहीं लगाया जाएगा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, ये जो कोरोना की वजह से मैशत पर असर आया है, 30% तक कह रहे हैं अमेरिका की मैशत सुकड़ सकती है, 15% अगला जो क्वार्टर है उसमें सुकड़ रही है बरतानिया की मैशत, और कोई मैशत जो है इस बल्कि हालत ये है मलिक साहब, अगर हम उसकी वीडियो दिखा सके अगर हमारे पास हो, कि जिसे आप फूड बैंक्स कहते हैं, ये खैरात खाने कह लें, ज़रा मॉडर्न लफ्ज़, वहाँ गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और उनके एग्जॉस्ट हो गए हैं, उनके जो बजट थे, मतलब साल का बजट था ना भट्टी साहब, तो 1.5 महीने में एग्जॉस्ट हो गया। बेसिकली अच्छा, मैं कैसे मर्ज करूं? मुफ्त का खाना आप कह रहे मर्ज हैं। करूं, आज गारबर 29 तारीख है, क्या है? आज 28 आज 28 है आज। 28 मई। पोस्ट कोरोना दुनिया बदलेगी और इतना नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान के पास 2 चांस है, इसको गोल्डन और काबल लोगों को लाकर तरक्की की तरफ चले जाएं, वरना खाना जंगी के अलावा कितों ले होगे अल्लाह ताला माफ करे हमें। बट्टी साहब, लोग आएंगे कहाँ से? आसमान से आएंगे। खूनखार बिल्ली आपके पास आ रही है, आंखें बंद करना इसका हल नहीं है। आपके खुद मिनिस्टर उमर साहब कह रहे हैं 1 करोड़ 80 लाख बेरोजगार। अच्छा, ये मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ नाजरीन, ये गाड़ियाँ हैं और ये फूड बैंक्स के सामने इनकी लाइन लगी हुई है। ये वो लोग थे जिन्होंने क्रेडिट पे हर चीज़ ले रखी थी। वहाँ पे एक जैसे आर्टिफिशियल एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट आप कहते हैं कि आप कर्जे पे गाड़ी ले आए, कर्जे पे मकान ले लिया आपने। अमेरिका है, साथ में जरा इस्लाह कर दे। अमेरिका है, अमेरिका दिखा रहे हैं आपको, अमेरिका दिखा रहे हैं कि जो एक जिसमें कुछ 5 करोड़ से ज़ायद लोग बेरोजगार अभी तक हो चुके हैं,
इन द आफ्टर मैथ ऑफ कोरोना, ये हालत है इनकी। इसका मतलब है भट्टी मलिक साहब आप मुझे बताएं, ये तो बड़े इनएडिक्वेट स्ट्रक्चर से इकोनॉमिक, ये तो एक झटका नहीं सह सके। बट अपना काई साहब, आज इमरान खान साहब का बयान है कि दुनिया में 50% हाफ ऑफ द वर्ल्ड बेरोजगारी गुर्बत का शिकार होगी, ये अभी उनका बयान है। इसका है? फिर भट्टी साहब के वज़ीर-ए-आज़म को साहब को कहें कि पल्ले नहीं तेला करेला बेला, माफ कर दे, हमें गुमराह ना किया कर। आपने फरमाया ना कि काबल लोग ले हैं, तो मैंने आपको तंजन कहा था कि आसमान से लाएंगे। सुन ले, पाकिस्तान के साथ एक कोरोना और ये हुकूमत की परफॉर्मेंस से सिर्फ एक आधे मिनट में मैं बताने लगूँ। मैंने पहले भी बताया था 310 अरब की जो हमारी इकॉनमी थी 2 साल पहले, अब 265 अरब की हो गई है। फी का आमदनी 6.1% कम हो गई है। जो बंदा 100 रुपये कमाता था, अब इस वक्त वो 94-6% उसमें कमी आ गई है। 4 से 3 लाख पाकिस्तानी कच्ची आबादी में रहते हैं, कर लें आप सोशल डिस्टेंस। 8 से 9 करोड़ पाकिस्तानी की आमदनी 300 रुपए से कम है। 300 रुपए से कम अब आप कैलकुलेट कर लें, दिन क्या कितने बंदों की है? 7 से 8 करोड़ पाकिस्तानी 300 रुपए नहीं कमाते, उससे नीचे हैं। 300 का मतलब है आप क्या करेंगे उसमें, बताएं जरा। घर किराए पे ले सकते हैं कमरा, ना बच्चों को तालीम दे सकते हैं, ना लिबास पहन सकते हैं। ये 10 करोड़ अवाम का कातल आपके हुक्मरान वक्त जो रहे हैं, जो लूटते रहे, अरबों रुपए आपने कर्जे दूसरों को लिए, खाते ये रहे। हम इनको कैसे माफ कर दे? एक साल में गोश्त नहीं खरीद सकते। गोश्त छोड़े, मैं कह रहा हूं जूता नहीं पहन सकता। ये 300 रुपए 9,000 रुपया महीना खर्चा करके बताएं। एक्सपोर्ट आपकी कम हो रही है। देखिए मैं ये बताऊं, ये मगर आईपीपीस को हाथ लगाने वाला कोई नहीं, पेट्रोल को हाथ लगाने वाला कोई। मैं आपको बताऊं, वहां 200, मैं आपको बताऊं, 2000 अगली स्टोरी पे जाना है। मैं आपको बताऊं, ये रिपोर्टें दबा दें, इन्हें खुद इस हुक्मरान तबके को ये रिपोर्टें निकालनी पड़ेंगी, वक्त ऐसा आ रहा है। अगली स्टोरी ये है कि नाजरीन, एक किताब आई है, इसकी बेन स्टोक्स एक कप्तान है, उसने कहा कि पाकिस्तान को फाइनल में से दूर रखने के लिए इंडिया ने जानबूझ के मैच इंग्लैंड से हारा। उसका ख्याल था कि वो हरा देगा न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड ने उसका बुरकस निकाल दिया और उसको भी नहीं मिला। लेकिन और ये किताब में उसने बंदे ने लिख दिया है। अब मुझे ये बताएं भट्टी साहब और मलिक साहब कि हमारे भी लोग गलती करते रहे, मैच फिक्सिंग होती है, हर जगह होती है, जुआ भी होता है, हर चीज़ होती है। हमें सजा मिली, ठीक है, मिल गई हमें, वो यार उन्होंने पूछते ही कोई नहीं। ICCI तो उनका गुलाम है। पाकिस्तान के हर गलती पे सजा मिलती है, मिलनी भी चाहिए। क्या भारत को खुली छुट्टी है? अभी देखें ना, भारत हमारे फनकारों को बर्दाश्त नहीं करता, हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, तो हम लोग कहते हैं एटम बम हमने क्या करना है। वो भाई, वो मुल्क जो दरिंदा है, उसके लिए आप भारत से किसी भी तरीके में बेहतरी की उम्मीद ना रखें। उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने की पॉलिसी रखें। आपसे ये ICCI भारत के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। भारत एक दुनिया का माफिया, 2 बड़े मुल्क हैं सुपर पावर, उनका आगे फ्रंट मैन जिसको कहते हैं ना, रखा हुआ उन्होंने। लेकिन मलिक साहब, बहुत बड़ी एक आबादी भारत में ऐसी भी है जो खुद मोदी के भी खिलाफ है, और बड़े बड़ी वो सारे पस मंजर में चले गए। काजी साहब, दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग किधर हैं? इंडिया में बहस ही नहीं इस पे। ICCI तस्वीर दिखाएं, ये दुनिया ये फौजी टोपियां पहन के क्रिकेट खेल रही है, ये अमन पसंद है, ये इंतहा पसंद नहीं है, तो और क्या है? भट्टी साहब, खेल के मैदान को आप जंग का मैदान बना रहे हैं। इस प्लेनेट में, इस ICC कहा गया था यहाँ? सबसे ज्यादा गरीब लोग जहाँ पे रहते हैं उसका नाम इंडिया है। इससे बड़ी को आपकी बहस 50 करोड़ लोग डिस्प्लेस्ड हैं। 50 करोड़ लोग अपने मुल्क में जलावतन है। इंडिया में बताएं आप, भारत इंतहा पसंद है कि नहीं? वो क्रिकेट के खेल के मैदान, हुक्मरान तबका तो यकीनन है, हुक्मरान तो हैं उनके। अच्छा, लेकिन वो जरा तस्वीर भी दिखा दें कि बच्चा, वो बेचारी बिहार में, जो बिहार में हुई है, बिहार में जो हुआ कि माँ चलते चलते थक के मर गई और उसकी बच्ची उसके पास खेल रही है, ये वायरल हो रही है। ये है तुम्हारा ये भारत माता, और ये है तुम्हारा असल खाता। ये असल कहानी है। इस गुर्बत से लड़ो और इस गुर्बत से लड़ो, गंद मत डालो। बहरहाल ये हमने हेलो जी, तो जी अब क्लोजिंग है नाज़रीन, हमने ये आपको 2-3 चीज़ें दिखाई। कोई सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए वक्त अजीज़ में भी और उसके बाद भी, वरना बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।